हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 18 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। डिस्कशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर मेंटर्स गाइडेड प्रीलिम टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी 2023। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होगा, हमें मिलेंगे कितने सर 34 टेस्ट, जिसमें 7 सी सेट के टेस्ट भी इंक्लूडेड है। और इसका अच्छा फीचर क्या है, क्या ये एक जो टेस्ट सीरीज है ये मेंटर्स के द्वारा एक गाइडेड सीरीज है, तो जो भी आपको इश्यूज होंगे आप कहीं ना कहीं उनको रिजॉल्व करते रहोगे। प्लस करंट अफेयर्स हो गया, मल्टीपल रिविजन, ये सारे अलग अलग फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों मीडियम में अवेलेबल है एंड हिंदी और इंग्लिश में भी ये अवेलेबल है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो dpp.onlyas.in पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। कुछ डाउट्स हैं तो इस नंबर पे भी हमें कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी अभी क्या हुआ है, देखो एक अब्दुल रहमान मक्की करके हैं, इनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शन कमेटी है उन्होंने इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया हुआ है। एक्चुअल में हुआ क्या, चाइना ने अपनी जो होल्ड बना रखी थी उसको हटा दिया, एक तरह से रोक लगा रखी थी उसको हटा दिया, तो यूएन सिक्योरिटी सैंक्शन कमेटी ने इनको अब क्या कर दिया है, ब्लैक लिस्ट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखो यूनाइटेड नेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो इनके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, 6 मेन ऑर्गन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनमें एक तो आ गया यूएन जनरल असेंबली, ठीक है, जहां पर आप जानते हो कि हर सितंबर के अराउंड हमें मीटिंग्स देखने को मिलती हैं जहां पे सभी कंट्रीज पार्टिसिपेशन करती हैं। उसके अलावा होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। फिर आपने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में सुना होगा। इसके साथ ही एक ट्रस्टशिप काउंसिल हुआ करती थी, ऑल्दो अभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रही। उसी तरह से एक होता है यूएन का सेक्रेटेरिएट और एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे। ये सारे 6 क्या हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। इसमें से एक क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई कब, 1945 के अंदर, ठीक है ना। 1947 में हमें इसका पहला सेशन देखने को मिला। इसके हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही। अब इसका सर रोल क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है। देखो अलग अलग दुनिया भर में आप जानते हो पीस कीपिंग ऑपरेशंस चलते हैं, उनको एस्टेब्लिश करना, दुनिया में कैसे पीस और सिक्योरिटी लेकर आ पाए वो सारी बातें हो गया। और साथ ही साथ अगर मान लो किसी यूएन जनरल असेंबली के अंदर, यूएनजीए की जो मैं बात कर रहा था, उसके अंदर किसी नए यूएन मेंबर को ऐड करना है तो उनके रिगार्डिंग एडमिशन भी इन्हीं के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। और एक्चुअल में ना ये काफी ज्यादा पावरफुल बॉडी है, ठीक है ना। अगर आप नोटिस करोगे तो यूएन की एकमात्र ऐसी बॉडी है जहां पर क्या है, जिसके पास पावर्स हैं कि वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन इशू कर सकती है, ठीक है ना, कि बाइंडिंग सामने वाले को मानने ही पड़ेंगे वो वाली बातें। और इसमें पावरफुल देखो आप सभी सुनते भी होंगे कि यहां पर ना हमें परमानेंट 5 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। P5 का नाम आपने सभी सुना होगा। तो होता क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होते हैं टोटल 15 मेंबर्स, 5 इसमें है परमानेंट, 10 है नॉन परमानेंट। ये 5 परमानेंट मेंबर्स आपको पता होने चाहिए। व्हाट आर दे, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो इंडिया भी अक्सर इस बारे में बात करता है कि हमारा भी पार्टिसिपेशन इसके अंदर होना चाहिए। जो परमानेंट 5 है उनमें हमें भी एक सीट या हमें भी जगह मिलनी चाहिए। इसके साथ ही आपने ना G4 का नाम सुना होगा। दरअसल G4 कुछ नहीं है, ये 4 कंट्रीज हैं, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी और जापान। ये चारों कंट्रीज ऐसा मानती हैं कि हमारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे सीट बनती है, तो एक दूसरे की बिड को यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। दरअसल में परमानेंट 5 इतनी पावरफुल इसलिए है क्योंकि इनके पास ना एक तरह की वीटो पावर आ जाती है। कोई भी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन हो उसको ये वीटो कर सकते हैं, तो एक तरह से एक्सट्रीमली पावरफुल इंस्टीट्यूशन ये बन जाता है। ऑल्दो काफी सारे इश्यूज भी हैं, ठीक है ना, करंट वर्ल्ड ऑर्डर को ये रिफ्लेक्ट नहीं करते, ऐसा इंडिया मानता है। और डेफिनेटली इसमें कुछ रिफॉर्म्स की हमें जरूरत देखने को मिल जाएगी। अगर देखो बात करें 2022 में यूएन जनरल असेंबली, जो ये भी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिला। अब क्वेश्चन देखो क्या है, पहला था कि क्या यूएन जनरल असेंबली के अंदर हम नॉन मेंबर को स्टेट्स को उनको ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। द आंसर इज यस, यूएनजीए ये चीज कर सकती है, ठीक है ना। सिमिलरली कुछ जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको भी एक तरह का ऑब्जर्वर स्टेटस मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जो हमारा ठीक है, ये जो हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ठीक है, तो इसको भी एक तरह से ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। तो इस तरह से जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिल सकता है। साथ ही साथ परमानेंट ऑब्जर्वर वो भी अपने मिशंस को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहां पर दरअसल में सारे के सारे स्टेटमेंट्स ठीक थे, तो ऑल ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज थिरुवल्लुवर, ठीक है ना। आप सभी जानते होंगे इनके बारे में, नाम हमने संगम लिटरेचर पढ़ी है, हम डेफिनेटली सदर्न इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो वहां पर इनका जिक्र डेफिनेटली होता है। तो थिरुवल्लुवर जो के जो बर्थडे था, ठीक है ना, उस टाइम पे हमने क्या किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको होमेज पे किया, ठीक है, इनको रिस्पेक्ट दी गई एक तरह से। और साथ ही साथ हमारे जो पूरे यूथ है उनको बोला गया कि आप जो इनकी जो बुक है, ठीक है, थिरुकुलर
ठीक है, इस पर्टिकुलर बुक को हम अच्छे से रीड करें। अब इस बुक के अंदर क्या था, देखो इस बुक के अंदर ना बहुत सारी बातें करी गई हैं, जैसे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर, हमारे एथिक्स के ऊपर बात करी गई है, और प्यार की बातें भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। तो काफी ये एस्टेब्लिश्ड एक तरह के तमिल पोएट थे, फिलोसफर थे, क्योंकि अलग अलग तरह के ना इन्होंने इसके रिगार्डिंग बहुत डिस्कशन करी है, और काफी इनके जो बातें हैं उनसे हमें काफी कुछ सीखने को भी मिल जाता है। इनका जो टेक्स्ट है ना, देखो जो त्रिकुलल की बात मैं कर रहा था, तो यहाँ पर 3 मेजर पार्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक हो गया धर्म, अर्थ, काम, इनके ऊपर, ठीक है ना, बेसिकली वर्च्यूज धर्म के साथ, ठीक है, अर्थ वेल्थ के साथ, और काम, ठीक है, थोड़ा लव के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो इस तरह से इन्होंने काफी अलग अलग डायमेंशंस के ऊपर वर्क किया हुआ है, ठीक है। एक टेंपल भी इनके लिए डेडिकेटेड है, ठीक है, हमें चेन्नई के आसपास देखने को मिल जाएगा, एकम्बरेश्वर टेंपल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब देखो जैसे हम नदर्न इंडिया में ना रामायण हो गया, ठीक है, भगवत गीता हो गया, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको हर घर में कहीं ना कहीं इनका जिक्र मिल जाएगा, या फिर इनकी रिगार्डिंग एक बुक मिल जाएगी। सिमिलरली हर तमिल हाउस होल्ड के अंदर आपको ये पर्टिकुलर जो बुक है ये भी देखने को मिल जाएगी, जो इनके द्वारा लिखी गई है। तो इनके राइटिंग्स के बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया डेफिनेटली होना चाहिए। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रिगार्डिंग आईएमएफ। देखो इंडिया ने क्या किया है, अभी रिसेंटली हमने कुछ फाइनेंसिंग अश्योरेंस दी है। दरअसल में देखो होता क्या है कि अगर मान लो किसी कंट्री को लोन लेना होता है आईएमएफ से, तो आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होता है वो चेक करता है कि हाँ यार इसके रिगार्डिंग एश्योरेंस है या नहीं है। तो अगर किसी कंट्री को लोन लेना है तो लोन लेना आसान हो जाता है, जो फंड्स हैं वो डिसबर्स करने आसान हो जाते हैं अगर उसके पास कुछ फाइनेंसिंग एश्योरेंसेस होती हैं। तो इंडिया ने अभी क्या किया है, इंडिया ने श्रीलंका के रिगार्डिंग ये एश्योरेंसेस दी हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम्स के अंदर जो श्रीलंका है वो एक कदम नजदीक पहुंच गया है कि उसको एक तरह का पैकेज मिल पाए आईएमएफ से। देखो आईएमएफ आप जानते हो, ठीक है, हमने जो 1944 के अंदर ना एक मीटिंग हुई, कहां पर मीटिंग हुई, न्यू हैम्पशायर के अंदर, ब्रेटन वुड्स के अंदर, यहां पर मीटिंग हुई। और यहां पे इस मीटिंग के आउटकम क्या आए, इस आउटकम में आया एक तो वर्ल्ड बैंक आया, एक आईएमएफ आया, और साथ ही साथ गैट की भी यहां पे बात हुई, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे ना तो इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 1939 से 1945 के टाइम पर। तो दुनिया भर की इकोनॉमीज को काफी मेजर इंपैक्ट हुआ। तो उसके लिए हमने सोचा कि हमारे पास कुछ इस तरह के इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो ये सारे इश्यूज को टैकल कर पाए। तो उसके लिए रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए क्या बना, वर्ल्ड बैंक। उसी तरह से कुछ तरह के क्राइसिस को टैकल करने के लिए हमने आईएमएफ का फॉर्मेशन देखा। उसी तरह से ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए हमने बात करने लगे हम गैट की। ऑल्दो फॉर्मेशन थोड़ा लेट हुआ पर कहीं ना कहीं डिस्कशन इस पर्टिकुलर मीटिंग में भी देखने को मिला था। इसी वजह से होता क्या है ना, ये मीटिंग ब्रेटन वुड्स के अंदर हुई ना, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को, ठीक है, हम ब्रेटन ट्विंस के भी नाम से जानते हैं, राइट। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप और पढ़ना चाहो तो डेफिनेटली इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं हमें वाशिंगटन डीसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, राइट। 44 मेंबर कंट्रीज थी उस टाइम पर, फाउंडेशन के टाइम पर जब ये इसकी फॉर्मिंग हुई ना, तो 44 मेंबर कंट्रीज थी, और एक यूएन की एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी के रूप में काम करता है। आज के टाइम पर अगर आप नोटिस करोगे तो 190 कंट्रीज हैं, तो इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज में से एक था, आज भी है। तो आज के टाइम पर लगभग 190 कंट्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। काम क्या है सर इसका, देखो काम यही है कि मान लो किसी पर्टिकुलर कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, उसके साथ कैसे डील करना है। कुछ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आ सकते हैं, जैसे आप देखते हो इंडिया के केस में भी हमें 1991 के टाइम पे कुछ क्राइसिस देखने को मिला था। बाकी ओवर भी बात करो कि ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, ओवरऑल पॉवर्टी को कैसे कम करना है, ट्रेड में कैसे फैसिलिटी करनी है, कंट्रीज को कई बार कुछ तरह की टेक्निकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो कैसे मिलेगी, ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर अच्छा आईएमएफ एक तरह की अलग अलग कंट्रीज को हेल्प करता है, पर आईएमएफ के पास सर पैसा कहां से आया। देखो आईएमएफ के पास जो पैसा आता है ना वो मेंबर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे इंडिया ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, कुछ यूएस ने कंट्रीब्यूट किया, इस तरह से सभी कंट्रीज कुछ ना कुछ अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देती हैं। जिसका जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उस हिसाब से उसका कहीं ना कहीं कोटा या कैपिटल सब्सक्रिप्शन बन जाता है। और इसी पर्टिकुलर कोटा के साथ क्या आती है उनकी वोटिंग शेयर। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यूएस का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है, ठीक है ना, काफी ज्यादा कोटास उसने दिए हुए हैं, तो वोटिंग शेयर भी यूएस का काफी ज्यादा है। इसके अलावा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का उनका भी काफी ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोटा ज्यादा है, ठीक है, तो वोटिंग शेयर ज्यादा है। तो डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं यूएस हो गया, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गया, इनके फेवर में ऐसा देखने को हमें मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमें देखने को मिलता है कि किसको कितना कोटा असाइन होगा। तो जब भी किसी कंट्री को कोई दिक्कत आती है तो इस पूल में से, इस कोटा में से कुछ पर्टिकुलर चीजें वो बोरो करी जा सकती हैं, ठीक है ना। थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आप जानते हो जैसे हर पर्टिकुलर बैंक के ऊपर क्या होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसी तरह से यहां पर भी देखने को मिलता है। और जो रोजमर्रा के काम होते हैं वो कौन करता है, एक 24 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
एक ध्यान में देने वाली बात है कि आईएमएफ किसको लोन देता है, जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वहां पर इमरजेंसी लोन्स दिए जा सकते हैं। जैसे आप जानते हो पाकिस्तान को बहुत बार आईएमएफ ने दिया है लोन, ठीक है। श्रीलंका आज के टाइम पर आप देख रहे हो, इंडिया को भी 1991 के अंदर देखने को मिला था। अदरवाइज इंडिया को डेफिनेटली हमारी सिचुएशन इकोनॉमी की काफी अच्छी चल रही है, राइट, ठीक है। रिजर्व्स हो गया, करेंसीज को स्टेबलाइज करना हो गया, कई बार बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से इंपोर्ट के पैसे नहीं होते, तो ये सारी चीजें आईएमएफ के काम अक्सर बन जाते हैं, ठीक है। कुछ और डिटेल्स भी मैं देखो मैंने काफी और डिटेल में भी यहाँ पे दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल असिस्टेंस, किसी कंट्री को कुछ हेल्प करनी हो वो हो गया, ठीक है। किसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, इनको किसी तरह की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे बनी रहे, तो ये सारे ओवरऑल स्टेबिलिटी कैसे बनानी है ना, उसके रिगार्डिंग काम यहाँ पे देखने को मिलता है। या फिर कई बार हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्राइसिस आ गया, उस सभी चीजों को टैकल किया जा सकता है। अब एक और चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है रिगार्डिंग आईएमएफ, दैट इज एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब देखो जैसे ना हर पर्टिकुलर देश की कुछ ना कुछ करेंसी होती है, उसी तरह से आप मान के चलो कि एसडीआर एक तरह की करेंसी है, ऑल्दो ये करेंसी नहीं होती पर काम उसके जैसा ही है। तो आईएमएफ का ना जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, वो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के फॉर्म में होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि एसडीआर एक करेंसी है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर ये करेंसी नहीं है, ये एक तरह का रिजर्व एसेट है, ठीक है ना। ताकि जैसे मान लो इनके कंट्रीज के अपने अपने रिजर्व्स हैं, ऑफिशियल रिजर्व्स हैं, उनको सप्लीमेंट करता है, तो उनकी एक इंटरनल करेंसी बोला जा सकता है, ठीक है। करेंसी नहीं बोलेंगे ऑल्दो, पर समझने के लिए हम मान सकते हैं कि अच्छा इन करेंसीज के साथ उसकी लिंकेज है। अब सर कौन सी करेंसीज इसके साथ लिंक्ड है, जैसे फॉर यहां पर क्या होता है ना, कोई कंट्री कितना अच्छा कर रही है, वहां पे ट्रेडिंग कैसे हो रही है, कितनी फ्रीली यूजेबल है मार्केट एक्सचेंज रेट के ऊपर, तो उसके बेसिस के ऊपर हम इसको जो देख सकते हैं कि 1 एसडीआर की वैल्यू हम डॉलर की टर्म्स में निकालने की कोशिश करते हैं। मगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो देखो हमारे पास ना टोटल 5 करेंसीज हैं। कौन कौन सी, एक है डॉलर, यूएस डॉलर, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया, पाउंड स्टर्लिंग हो गया, और अभी हमने रिसेंटली कुछ 4-5 साल पहले एक 5वीं करेंसी ऐड करी, रेनमिनबी। अब इन सभी को ना देखा जाता है, इन सभी की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर में थोड़ा ज्यादा ट्रेडिंग होती है, तो इसकी इंपॉर्टेंस जो वेट होता है इसका इंपॉर्टेंस का वो ज्यादा है। फिर उसी तरह से हमारे वेट देखने को मिल जाते हैं। फिर उन वेट्स को, और साथ ही साथ जैसे यूरो का भी डॉलर के अंदर कन्वर्ट होता है, जैसे आप जानते हैं ना $1 इक्वल टू 80 रुपीज है, तो उसी तरह से $1 इक्वल टू x यूरो भी तो होगा। तो ये सारी चीजें इस तरह से नोटिस की जाती है और उनको उनका वेट से मल्टीप्लाई करते हुए हम एचडीआर की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर उस हिसाब से कोटाज हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। तो एसडीआर क्या है, दरअसल में एक तरह का जो मेंबर कंट्रीज है, अगर उसके पास कुछ पर्टिकुलर एसडीआर है ना, तो उतने करेंसी के वो एक तरह का क्लेम कर सकते हैं, मतलब उनके वो हकदार हैं, मतलब उनके वो ओनर आप मान सकते हो। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए थी रिगार्डिंग आईएमएफ। थोड़ा टेक्निकल टॉपिक था, पर हमने स्टार्टिंग में ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो बस क्विकली हमने उसको एक बार रिवाइज कर लिया। अब देखो 2016 में एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, दैट इज रिगार्डिंग आईएमएफसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी। यहां पर क्या पूछा कि आईएमएफसी के जो कमेटी होती है, वहां पर क्या किया जाता है, जो ग्लोबल इकोनॉमी को मुद्दे इंपैक्ट करते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, साथ ही साथ ये एडवाइस करता है आईएमएफ को। तो बिल्कुल सर ये बात ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट जो है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो पार्टिसिपेट करता है इन मीटिंग्स के अंदर एज एन ऑब्जर्वर, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? हाँ जी सर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। एक और क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं। आजकल देखो थोड़ा साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एक 2017 में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में अंदर किस तरह के हमारे जो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इंसिडेंट होते हैं उनको रिपोर्ट करना जरूरी है। तो आप जानते हो, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक सर्ट करके ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है ना। तो ये जो इस तरह की रिस्पांस टीम्स हमारे आईटी एक्ट के अंदर बनी हुई हैं, तो इनका काम क्या है, इसके रिगार्डिंग कैसे वो टैकल करें इनको, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं उसी एक्ट के अंदर, ये सारी चीजें हमने बता रखी हैं कि अच्छा हम क्या करेंगे, जब भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होंगे उनको रिपोर्ट किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि कहां पर हमारे वीक एरियाज क्या है, ये साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो क्यों रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे वीक एरियाज को, उनके ऊपर वर्क करेंगे, अपनी टेक्निकलिटीज को और सुधारेंगे, एंड कहीं ना कहीं अपने जो साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और इंप्रूव करते जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो गया, डेटा सेंटर हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, इन सभी के बारे में जिक्र है। तो यहां पर भी आंसर क्या बन जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, थोड़ा लॉजिक भी लगाओगे तब भी आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज काली गंडकी रिवर। अब इसका क्या हुआ है, अभी रिसेंटली जो नेपाल का टेंपल है ना, उनके जो स्टोन्स हैं वो गिफ्ट किए जाएंगे कहां पे, जो राम जी का आइडल बनेगा इन अयोध्या, ठीक है। तो जो काली गंडकी रिवर की मैं बात कर रहा था नेपाल के अंदर, वो वहां से 2 स्टोन आएंगे, या फिर बात कर लिए 2 शिला आएंगी, इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर जो लॉर्ड राम का जो आइडल बनेगा वहां पर उनको यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा लोकेशन देखना चाहते हो काली गंडकी की, तो यहां पर देख सकते हो,
दरअसल में क्या है ना, इसको नारायणी भी बोला जाता है, गंडकी भी बोला जाता है। और बाद में क्या होता है, इंडिया के अंदर एंटर होते हुए क्या होता है, जो गंगा की एक तरह से क्या एक्ट करती है, एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरह काम करती है। तो ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज कर देंगे कि राइट है लेफ्ट है, बट नहीं, हमें ध्यान रखना है कि गंगा रिवर की है और साथ ही साथ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके साथ ही जो इसका वाटर होता है, ठीक है, ब्लैक ग्रे होता है क्ले पार्टिकल्स की वजह से। इसके साथ में ही अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर टोटल 3 माउंटेन्स देखने को मिलती है यहाँ पे इस बेसिन के अंदर, धौलागिरी, मनसलु एंड अन्नपूर्णा वन। और ये जो धौलागिरी की मैं बात कर रहा था, ये हाईएस्ट पॉइंट है इस गंडकी बेसिन का, तो ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। साथ में ही यहाँ पर डीप कैनियंस हमें देखने को मिल जाती हैं। वो क्या होते हैं, एक तरह की जो डीप वैलीज ना, जिनकी काफी स्टीप साइड्स होती हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया था डीप कैनियन को, परसों ही आई थिंक किया गया था। तो ये सारी चीजें काली गंडकी रिवर के बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। दरअसल में ना अभी थोड़ा गूगल और कंपटीशन कमीशन के अंदर थोड़ा विवाद चल रहा है, ठीक है, थोड़ी ज्यादा में आपस में थोड़ा तनातनी चल रही है। रीजन क्या है इसके पीछे का, देखो जो गूगल का आपने ना एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा, तो ऐसा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि जो गूगल एंड्रॉइड को यूज करता है उसका कुछ गलत इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कई बार क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप मान लो सैमसंग का फोन लेते हो तो सैमसंग के फोन के अंदर आपको यूट्यूब हो गया या फिर जो गूगल के और बहुत सारी सर्विसेज है, जीमेल की बात कर लो, ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। गूगल क्रोम हो गया आपका, गूगल मैप्स हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, गूगल अपने जो प्ले स्टोर के ऊपर उसका जो अपना एक तरह से मोनोपोली है ना, उसको एक तरह से नेगेटिव सेंस में यूज कर रहा है, अपने आप को एक अनफेयर एडवांटेज देखने की कोशिश कर रहा है। अब देखो कोई कंपनी या कोई कंट्री कैसे अच्छी वर्क कर सकती है, जब सबको फेयर प्ले की अपॉर्चुनिटीज मिले, जब लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो। पर अगर कोई इसको मिसयूज कर रहा है, उससे क्या होगा, हम कंपटीशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। और जब कोई चीज कंपटीशन के अगेंस्ट जाती है, वो कस्टमर के भी अगेंस्ट जाती है, ठीक है ना। अदरवाइज होगा क्या, एक पर्टिकुलर कंपनी उसको बहुत मिसयूज कर सकती है। पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो इंश्योर करे कि यहां पर एक अच्छा कंपटीशन मेंटेन हो। अच्छे कंपटीशन से क्या होगा, लोगों को प्राइजेस कम मिलेंगे एंड एक तरह का लेवल प्लेइंग ग्राउंड हमें मेंटेन रखेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, हमने 2002 के अंदर एक एक्ट पास किया, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट। उसके अंदर ये बॉडी बनाई गई, कंपटीशन एक्ट के अंदर सीसीआई हमने बॉडी को बनाया। तो एक तरह से क्या हुआ, ये स्टैट्यूटरी बॉडी, मैंने बार बार आपको बताया, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो लॉ के थ्रू बनी है और यही इन सभी चीजों को रेगुलेट करता है, ठीक है। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई वो 2003 में हमें देखने को मिल गई थी। काम वही है कि अगर मान लो किसी का मर्जर हो रहा है, दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है, तो हो सकता है उनकी बहुत ज्यादा डोमिनेटर पोजीशन बन जाए, पर सीसीआई की परमिशन लेना जरूरी है ताकि इंश्योर किया जा पाए कि ऐसा ना हो कि मार्केट खत्म ही हो जाए उसके बाद में। तो इसी तरह से केसेस को इन्वेस्टिगेट भी करता है। कई बार इसको लग सकता है कि कंपटीशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करता है एंड अकॉर्डिंगली एक अच्छा फेयर कंपटीशन को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। इसके हेडक्वार्टर हमें नई दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक चेयरपर्सन होता है, प्लस साथ ही साथ 2 से लेकर 6 मेंबर्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक क्वेश्चन क्विकली कर लेते हैं, यूपीएससी 2021 में पूछा गया, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ये किस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग है। देखो यहां पर ना अगर आपको R2 का मीनिंग पता होगा, जो कि न्यूज में बहुत बार रहता भी है, तो आसानी से कर लोगे। इसका मीनिंग क्या है, सिंपल, रिस्पॉन्सिबल रीसाइक्लिंग, ठीक है, इसका मीनिंग यही है। और अगर आपने इतना पता कर लिया था तो डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंच गए कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस का मीनिंग और कुछ नहीं, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस जो रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज हो, उसकी बात करता है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज इट। तो कई बार ना इस तरह के छोटे छोटे फुल फॉर्म्स को भी अपने दिमाग में रखा करो। कई बार इजी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं यूपीएससी के अंदर, और अगर इनका आइडिया होगा तो आसानी से कर लोगे, नहीं होगा तो फिर गेस लेना बहुत कई बार इसके अंदर मुश्किल हो सकता है, राइट। अब ये पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनके क्या आंसर्स हैं। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर मैं क्विकली बता देता हूं। पहला था कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, द आंसर इज यस सर, दिस इज ट्रू। रीजन क्या है इसके पीछे का, मैंने बताया था इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 के अंदर ये हमने एक्ट पास किया था, और 1986 में ये बॉडी हमें वर्क करती हुई देखने को मिल जाएगी। उस दूसरा था एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्या ये एफडी के सिमिलर है। देखो बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रू लिख दिया आंसर के अंदर, कमेंट्स के अंदर मैं देख रहा था, पर दरअसल में ये फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, मैंने फिक्स डिपॉजिट थोड़ी बोला था, ये रेकरिंग डिपॉजिट था। रेकरिंग डिपॉजिट आरडी में क्या होता है, आप मान लो महीने के बाद कुछ पैसा जमा करा रहे हो, उसको बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट में तो जनरली हम बात करते हैं आपने एक लंपसम अमाउंट एक बार जमा करा दिया और फिर ऐसा नहीं है कि आपने पीरियडिकली उसको किया। तो यहां पर एसआईपी के अंदर क्या होता है, रेकरिंग डिपॉजिट की सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तीसरा, इजिप्ट के क्या नॉर्थ में हमें रेड सी देखने को मिलता है, नहीं सर ये भी फॉल्स है, हमने क्या बात करी थी, ईस्ट साइड में हमें देखने को मिलता है। वरुणा एक्सरसाइज इंडिया और जर्मनी, नहीं ये भी फॉल्स है।
दरअसल में ना मेरे से कल आई थिंक एक जगह नेपाल निकल गया था, पर ये नेपाल नहीं है, मैंने फ्रांस की ही बात करी थी, यहाँ पे फ्रांस ही आएगा। वरुण एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। एस्ट्रिन क्रोकोडाइल, तो ये इसका डेफिनेटली ठीक है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाती है, राइट। तो ये थे कल के क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आप मुझे आज करके दोगे, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।